दोस्तों, इन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, संकट है, वो भारत के रुपए का डॉलर के सामने लगातार कमजोर होना है। लेकिन इस पर ज्यादा बात नहीं हो रही, ना बीते दिनों हुई है। बीते दिनों एकाएक नैरेटिव को बदला गया है और उसे क्रूड के प्राइसेस के बढ़ने के साथ जोड़ दिया गया है और उसके लिए जो सावधानियां बरतनी हैं, उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि रुपए को संभालने के लिए प्रयास नहीं हुए हैं और रुपया ही वो सबसे बड़ा कारण है, उसकी गिरावट ही सबसे बड़ा कारण है जिसने संकट को अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा, आप सबका स्वागत है टीसीएच पर, टीसीएन पर। यह भी हकीकत है कि क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं और वो बढ़ने जायज भी थे, क्योंकि युद्ध जो है वो ईरान और अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहा है और हमारा जो इंपोर्ट है, जिस माध्यम से होता है, जिस रास्ते से होता है तेल का, एलपीजी का, वो रास्ता रोक दिया गया है। तो वो तो हमें पता था ऐसा होगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने रुपए के मूल्य की गिरावट को रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए और ये बात क्यों हमसे छुपाई जा रही है, ये बात चर्चा में क्यों नहीं है कि रुपए का गिरावट जो है वो युद्ध से पहले से बहुत भयंकर लेवल पे हो रही थी। सरकार ने उस समय उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब आंकड़ों के अनुसार इसे समझिए जरा। 31 मार्च 2025 को भारत का जो रुपया है वो डॉलर के सामने तकरीबन 85.53 रुपए पर खड़ा था और आज इस वीडियो को बनाते समय मई के 16 तारीख को जो रुपया है वो तकरीबन 96 पर चला गया है। यानी 85 से लेकर 96 तक का दौर जो भारत ने देखा, और इसमें गिरावट है तकरीबन 12.5% की। लेकिन अब यह भी हमें समझना होगा कि आज का दौर तो युद्ध का दौर है, लेकिन युद्ध शुरू हुआ है फरवरी के आखिरी दिनों में। अब मैं आपको फरवरी के आखिरी दिनों से जरा पीछे ले जाता हूं। जनवरी के आखिरी तक जो भारत का रुपया था वो 91 रुपए पे पहुंच गया था, यानी तब तो युद्ध नहीं था। यानी 85 से शुरू होकर 91 तक पहुंचना, यानी उस दौर में युद्ध से पहले तक, पिछले वित्तीय वर्ष में 25 से लेकर युद्ध से पहले तक भारतीय रुपए में डॉलर के सामने 9% की गिरावट हुई है और उसी गिरावट ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है। और युद्ध से लेकर आज तक, यानी फरवरी से लेकर मई 16 तक जो भारत का रुपया है डॉलर के सामने, वो गिरा है 4.40%, यानी 91 से 95 पर आया है। अब बात यह है कि ये क्यों हमें नहीं समझ आता कि भारत की आर्थिक नीतियां फेल हुई हैं युद्ध से पहले रुपए को स्ट्रॉन्ग करने में। क्या कारण थे? हमें लगता है कि कारण अमेरिका की टैरिफ की नीतियां थी। अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया वो एक कारण था, यही हमें समझाया गया है। ठीक है, अमेरिका की टैरिफ की नीतियों को हम एक पक्ष लेकर चलते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूलते हैं कि भारत के स्टॉक मार्केट से एक बहुत बड़ी, भयंकर, बड़े वाले लेवल की जो विक्रय किया गया है एफपीआईज के द्वारा, उन्होंने भी भारत के रुपए को तोड़ा है। अब मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं कि पिछले 130 दिनों में, यानी इसी साल के शुरुआती 5 महीनों में, भारत के स्टॉक मार्केट से 2 लाख करोड़ की बिकवाली की है एफपीआई ने। मई की बात ही करता हूं, मई में अभी तक करीब 15,000 करोड़ रुपया एफपीआई निकाल चुका है और इसके कारण ही भारत का जो रुपया है वो एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया था। स्टॉक मार्केट में जो एफपीआई ने पैसा निकाला है उसने भारत के रुपए को तोड़ा, लेकिन हमने जो नैरेटिव सेट कर दिया वो क्रूड पे सेट कर दिया। और क्रूड पे सेट करने के बारे में मैं आपको बताऊं कि जनवरी 2026 तक जो क्रूड का वैल्यू थी वो 57 यूएसडी पर बैरल थी और जब युद्ध शुरू होता है तो वो 67 चली जाती है। यानी 27 फरवरी को वो 67 गई है, 57 से 67 तक तेल पहुंचा है और आज वो पहुंच गया 105, यानी 67 से 105, लेकिन 57 टू 67 भी था। यानी क्रूड के प्राइसेस में हाइक लगातार बन रही थी। अनडाउटेडली इस दौरान, युद्ध के दौरान, उसके मूल्य 67 से 105 तक पहुंच गए, जो तकरीबन आप देख के चलते हैं कि करीब 40% की बढ़ोतरी है।
ठीक है, इस बात में हमें सरकार को हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 67 से 105 पहुंचने पर उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में जो क्रूड के प्राइसेस हैं उसे 3 रुपया या 4 रुपया पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया। लेकिन क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ने शुरू हो चुके थे। 57 से 67 तक की भी एक स्टोरी है। और सरकार ने तो तेल को खरीदने के लिए रूस की तरफ अपना रुख मोड़ा हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन युद्ध होने के बाद बहुत सस्ता हमें तेल बेचा है। तो उस समय जब सस्ता तेल खरीदा गया था, उसका रिजर्व्स यानी जब चीज आपको सस्ती मिल रही थी, तब भी चीज हमें महंगी बेची जा रही थी। आज आपने 3 रुपया बढ़ाया है, लेकिन जब आपने सस्ता तेल खरीदा था, उस समय का वो जो रिजर्व था वो कहां है? यानी वो मुनाफा कंपनियों के पास गया। आपको इस चीज की प्रेडिक्शन करनी चाहिए थी युद्ध शुरू होने के दौरान ही। यानी मैं बात कर रहा हूं फरवरी की, जब 67 के आसपास था कि अगर ये महंगा होगा तो हम उस रिजर्व्स को यूटिलाइज करें। तो शायद सारांश ये है जिसे हम नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नैरेटिव जो है वो क्रूड के प्राइसेस की तरफ जोड़ा जा रहा है। नैरेटिव जो है वो सोने और चांदी के इंपोर्ट की तरफ जोड़ा जा रहा है, जो हमारे इंपोर्ट बिल का 9% है। ये बात सही है कि सोना का उपयोग जो है वो हमारे यहाँ एक तरीके से उसका जो पर्पस है वो एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं है उसके बाइंग का। हम लोग उसको अलग तरीके से उसका कंजम्पशन करते हैं, लेकिन फिर भी 9% ही उसका हमारे इंपोर्ट बिल में आता है। और ये आके कह देना कि आप उसे नहीं खरीदेंगे, तो जो असंगठित क्षेत्र है जो सोने और चांदी के माध्यम से लोगों को रोजगार देता है, उनके रोजगार का क्या होगा? और इस अनाउंसमेंट को करने के जब 3 दिन बाद आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी ही थी, तो उस अनाउंसमेंट को करने की जरूरत क्या थी? आप सीधा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के सोने और चांदी को महंगा कर सकते थे। जिन्हें नहीं खरीदना होता वो नहीं खरीदते। लेकिन डर का वातावरण जो पैदा किया गया, उसने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। उसने अनिश्चितता को बढ़ाया है। अब बात यह है कि आपने शायद इस नैरेटिव के माध्यम से जो रुपए का अवमूल्यन हो रहा था, जो रुपया लगातार गिर रहा था, उसको छिपाने की कोशिश की है। अब एक बात हो, जीएसटी के आंकड़े भी हमें समझने पड़ेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो गई है। जो जिस तरीके से अनाउंसमेंट आई है, वो अनाउंसमेंट जो है वो शायद हमें सही रास्ते पे चलाने के लिए जरूर की गई है। लेकिन जीएसटी के आंकड़े देख लीजिए, जो मार्च 2026 में जीएसटी का कलेक्शन आया है 22.27 लाख करोड़, और वो पिछला साल 2024-25 से करीब 8.30% अधिक आया है। यानी सरकार के पास फंड्स है, सरकार के पास पैसा है। अगर 5.70 लाख करोड़ तो सिर्फ जीएसटी के माध्यम से आया है, जो दूसरे कर हैं उनके माध्यम से भी तो इनकम मिलती है, चाहे वो इनकम टैक्स है और चाहे वो एक्साइज ड्यूटीज वगैरह के कलेक्शंस होते हैं, वो पैसा सरकार के पास है। तो लेकिन जिस तरीके से ये एकाएक टीवी पर आके ये अनाउंसमेंट्स की गई हैं और उसको मुख्य तौर पे क्रूड के साथ जोड़ दिया गया है, मुझे लगता है कि शायद हम उसे थोड़ा समझने में हम उससे डर ज्यादा गए हैं। ठीक है, सरकार ने हमें सावधानी बरतने के कहा है, हम सावधानियां बरतेंगे, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि युद्ध से पहले रुपया जो है वो 12% गिर चुका था। वो किस कारण गिरा? जब जीएसटी के कलेक्शंस भी अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन अपनी जगह बना हुआ है। सरकार ने चाहे उसे जीएसटी कट्स के माध्यम से बनाया, जैसे भी बनाया, लेकिन सरकार स्टॉक मार्केट में एफपीआई की बिकवाली को नहीं रोक पाई, और सरकार अमेरिका के टैरिफ के चक्कर के कारण रुपए के मूल्य के गिरावट को नहीं रोक पाई। और युद्ध शुरू होने के बाद जो क्रूड के प्राइसेस बढ़ने लगे, उसने उस आग में तेल और डाल दिया। कहने का मतलब है कि ओवरऑल सरकार ने जो ये घोषणाएं की हैं, इससे आम आदमी डर गया है। डरने की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था सही चल रही है। सावधानी बरतने को कहा गया है, सावधानी हम बरतेंगे, लेकिन सरकार को भी रुपए के मूल्य में संभालने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए थी, वो शायद नहीं बरती गई हैं। और इस बात पे भी एक आंकड़ा आपके सामने आखिर में और रख दूं कि हमारा जो फॉरेक्स है, हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो करीब 696 बिलियन यूएसडी चल रहा है। वो करीब, ठीक है, युद्ध से पहले करीब 750 738 के आसपास हुआ करता था, उसमें गिरावट आई है। अब चूंकि सरकार ने सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, तो ये फॉरेक्स वापस बढ़ेगा। और चूंकि हमने अब तेल का या पेट्रोल का या डीजल का हमने कंजम्पशन कम करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो शायद इसके अंतर भी ये वृद्धि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हाँ, इन सब पर
रिजर्व बैंक के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं देवव्रत पात्रा, उनका ट्वीट भी बहुत वायरल हो रहा है, जो ये कह रहे हैं कि भारत को तकरीबन 1 ट्रिलियन यूएसडी का कलेक्शन फॉरेक्स में रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से एफपीआई पैसा निकालते रहे और क्रूड महंगा होता रहा तो भारत पर आने वाले समय में संकट आ सकता है। खैर, आखिर में एक बार फिर से ये सरकार की एक विफलता है कि उसने अमेरिका के प्रेशर को बहुत बियर किया। और इन दिनों भी आपको पता है आज 16 मई ही है, और आज 16 मई के बाद रूस से तेल खरीदने पर बैन लगने वाला है। और एक रिपोर्ट इन दिनों और चल रही है कि एलपीजी हमने रूस से खरीदा था और रूस ने हमें एलपीजी भेज भी दिया, लेकिन वो जो जहाज है वो पानी के बीच में खड़ा है और हमने उसे लेने से मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका की धमकी हमारे सामने है। तो अमेरिका के प्रेशर के कारण ही शायद हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल स्थिति में चली गई है, हमारी डिप्लोमेसी फेल हुई है और उसके कारण हमारी आर्थिक नीतियों में संकट आ गया है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।